गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों की एडी सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यानी सब्जेक्ट का नाम हो रहा है ए फॉर FSA, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम और पीएम सर दोनों मिला के आप लोगों को पढ़ाएंगे। उसमें से सर कुछ पार्ट पढ़ाएंगे और हम कुछ पार्ट पढ़ाएंगे। हम जो जो चीज़ आप लोगों को कवर करेंगे वो है होल्डिंग कंपनी, फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम करना चाहिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट है क्या। देखिए, फंड फ्लो में आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए फंड की फ्लो। फ्लो मतलब फ्लो मीन्स कैश मूवमेंट। कैश की जो फ्लो मीन्स एक प्रकार से होगा मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट का मतलब क्या होता है, कौन सा चीज़ का मूवमेंट होगा, कैश की मूवमेंट। पहले पहले क्या होता था, पहले पहले हम लोग जब बिजनेस करते थे हम लोग खाली ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, और बैलेंस शीट बनाते थे जिसमें हम लोगों का फिनेंशियल पोजीशन मालूम चलता था। लेकिन आगे जाके जितना बिजनेस का एक स्कोप बढ़ रहा है ना, जितना बिजनेस बड़ा हो रहा है, जितना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हम लोगों को ये पता चला कि खाली पीएल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से काम नहीं चलेगा। और भी डीपली एनालिसिस करने के लिए और बेहतर फिनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए हम लोगों को चाहिए और कुछ फंड कैश फ्लो का स्टेटमेंट। जिस इसका मतलब हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे, उससे पहले हम लोग बनाएंगे फंड फ्लो। यानी बिजनेस को और बेहतर समझने के लिए हम लोगों को मालूम चलना चाहिए कि हम लोगों का जो फंड है, कैश है, उसका फ्लो कहाँ कहाँ तक हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कहाँ पे घटिया, कहाँ कहाँ पे आपका कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फंड फ्लो, उसके बाद और डीप एनालिसिस करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कैश फ्लो। तो पहले समझते हैं फंड फ्लो। तो फंड का मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें एक चीज़ का बात है कि देखिए, हम लोग जब बैलेंस शीट पहले पहले करते थे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, एक साइड लायबिलिटी, दूसरी साइड एसेट्स। अच्छा स्टूडेंट, पहले ये मालूम चल कर लो, ये वाला जो हम फॉर्मेट लिखा है ये कंपनीज के लिए नहीं है। ठीक है, कंपनीज के लिए हम लोगों को तो फॉर्मेट मालूम ही है। हम जैसे ऐसे ऐसे समझने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग लायबिलिटी और एसेट करते थे। दरअसल लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी में क्या चीज क्या रहता है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी इसमें रहता था आप अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आपका खुद का पैसा है, आपका पहले से बिजनेस करके जो फायदा हुआ है वो वाला पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और क्या रहता था, बाकी आउटसाइडर फंड लाइक आपका डिवेंचर, बैंक लोन एक्सेट्रा। ठीक है, और सिंडिकेटर्स या करेंट लायबिलिटी। अब ठीक से देखिए, इसको हम लोग बोलते थे आउटसाइडर, आउटसाइडर फंड। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते थे इंटरनल। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते थे लायबिलिटी। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा आप जुगाड़ करोगे कहाँ से, खुद की पैसा यानी आपका इक्विटी और रिजर्व, दूसरों की पैसा यानी बाहर का पैसा जैसे कि डिबेंचर, बैंक लोन। हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं लिए, वो भी एक टाइप का बाहर का लोन ही है, बाहर का पैसा है, क्योंकि आपको उसको रिडीम करना होता है। ठीक है, इक्विटी रिडीम हम लोग नहीं करते, वो खुद का पैसा होता है। और क्या है, करंट लायबिलिटी है जो आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट दे रहा है। फिनेंशियल मैनेजमेंट में शायद आप लोग वर्किंग के कैपिटल पढ़ लिए या पढ़ोगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि करंट लायबिलिटी का मतलब होता है वो आपको पेमेंट का बेनिफिट देता है। बाद में पेमेंट आप कर सकते हो, अभी रॉ मटेरियल ले लो या काम करा लो, बाद में पैसा दोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। ठीक है, और क्या हुआ, और हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, ये जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल है, ये दरअसल क्या है, ये दरअसल पैसा इन्वेस्ट करने का जरिया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोर्सेस ऑफ फिनांस। समझ में आया, यानी अब हम लोग उसको नाम थोड़ा बदल देंगे, इसको लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सोर्सेस ऑफ फिनांस। यानी आप जो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का सोर्सेस कहाँ है, फिनांस, फिनांस का सोर्सेस ये है आपका सोर्सेस। आपका क्या क्या सोर्सेस होता है, वही सेम। आपका एक सोर्स होगा आपका इंटरनल, दूसरा सोर्स आपका होगा एक्सटर्नल। इंटरनल में आपको क्या मिलेगा, आप खुद की पैसा बाजार से उठा सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल। और आप क्या कर सकते हो, और आप रिजर्व एंड सरप्लस यूज़ कर सकते हो। और सर अगर एक्सटर्नल होगा तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज़ कर सकते हो, या आप तो बॉन्ड, बैंक लोन ले सकते हो, या डिवेंचर यूज़ कर सकते हो। ये सब आपका सोर्सेज ऑफ फिनेंस हुआ, जिसको हम लोग पहले पहले बोलते थे लायबिलिटी। अब सर इसमें से इससे हम लोग करेंगे क्या, ये पैसे से हम लोग करेंगे क्या। देखो, ये पैसे से हम लोग दो चीज़ करते हैं। एक तो हम लोग
फिक्स्ड एसेट उसको हम लोग परचेस करते हैं, फिक्स एसेट को हम लोग परचेस करते हैं, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। आप हम एक होटल का बिजनेस करेंगे, रेस्टोरेंट का, उसके लिए मेरे को मान लीजिए 100 लाख का ज़रूरत है। उसमें से मान लीजिए 20 लाख हम खुद का पैसा लिए, 80 लाख हम लोन वगैरह लिए, तो टोटल कुल मिला के कितना हुआ 100 लाख। अब ये 100 लाख में से हम 40 लाख यूज़ कर दिए अपना लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, रेस्टोरेंट के लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 40 लाख इस्तेमाल कर लिए। और बाकी क्या होगा, बाकी हम लोग जनरेट करेंगे करंट एसेट। कभी भी ये मत सोचना कि हम लोग करंट एसेट परचेज करते हैं, दरअसल हम लोग करंट एसेट को जनरेट करते थे। और जब हम लोग करंट एसेट जनरेट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी भी आ जाएगा। कैसे, देखिए, हम मेरे पास अभी 100 लाख में से 40 लाख लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मतलब रेस्टोरेंट में कुछ अगर चिमनी वगैरह वगैरह कुछ लगे, फ्रिज लगे, तो उसके लिए इसको एक काम करो, इसको 70 लाख ले लो, ज़्यादा फिक्स एसेट खरीदने में चला जाता है। बाकी 30 लाख से हम लोग क्या करेंगे, सर हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे। जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल मेरे गोडाउन में आ गया, और हम तो पैसा नहीं दिए ना, पैसा बाद में देंगे। तो रॉ मटेरियल अगर हम उधारी में लेके आए, तो संग संग मेरे लाइफ में करंट लायबिलिटी जनरेट हो जाएगा, सिंडिकेटर्स, ठीक है। और उतना ही वैल्यू का माल मेरे पास, मेरे स्टोर में है, स्टॉक में है। आगे जाके उस माल को हम प्रोसेस करेंगे तो वो WIP होगा, उसके बाद वो माल बेचने से पहले उसको फिनिश गुड्स कहेंगे, बेच दिए तो डेटर्स। लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, रेस्टोरेंट में आपके पास रॉ मटेरियल स्टोर में रहता है, आप तो उसको WIP कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो खाना बनाने के साथ साथ ही आप बेच दोगे, तो उसका फिनिश गुड्स भी ऐसा सच नहीं होता है, उसका WIP भी ऐसा सच नहीं होता है, और उसका डेटर्स भी नहीं होता है। क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट से क्या करते हैं, जब कस्टमर आता है तो हम उसको फूड सर्व करते हैं, बदले में पैसा ले लेते हैं, थोड़ी हम क्रेडिट में बेचते हैं। लेकिन ऐसा इन जनरल बिजनेस में क्या होता है, इन जनरल बिजनेस में आपका यही होता है कि आप पैसे से फिक्स एसेट को खरीदते हो और करंट एसेट को जनरेट करते हो। तो ये आपका बन गया एप्लीकेशंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर व्हाट, एप्लीकेशन फॉर टू परचेजिंग फिक्स एसेट टू जनरेट करंट एसेट। और क्या होगा, और भी कुछ होता है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए डिवेंचर जो लिए ना, ये डिवेंचर को हम लोग पेमेंट भी करेंगे, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, आप रिडीम करोगे ना, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है, उसको पेमेंट करना होता है, डिवेंचर पेमेंट करना होता है, ये सब पेमेंट करोगे। आप बैंक लोन को पेमेंट करोगे, जो आपका बैंक लोन है उसको आप पेड करोगे, ठीक है। आप डिविडेंड वगैरह दोगे, टैक्स दोगे, डिविडेंड दोगे, टैक्स दोगे, ये सब आपका यहाँ पे आता है। तो एक फॉर्मेट के हिसाब से हम आपको यहाँ पे सजा के देंगे कि सोर्स और एप्लीकेशन है क्या। तो हम लोग फंड फ्लो में क्या करेंगे, हम लोग फंड फ्लो में करेंगे फंड का जो पोजीशन है, एक साल से दूसरे साल क्या चेंजेस आता है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो फंड फ्लो, अगर कोई आपसे पूछे कि फंड फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए आप क्या बताओगे कि PL तो पहले से हम लोग बनाते थे बिजनेस का प्रॉफिट मालूम करने के लिए, लेकिन हम लोग फंड फ्लो क्यों बनाते थे, फंड फ्लो हम लोग इसलिए बना रहे हैं, जो बिजनेस करते वक्त जो पैसा हमारे पास आ रहा है ना, वो पैसे का चेंजेस कहाँ कहाँ हो रहा है, कितना फिक्स एसेट हम पहले खरीदे थे, कितना फिक्स एसेट इस साल खरीदे, तो उसमें हम लोग चेंजेस देखेंगे। और चेंजेस करने के बाद, हम चेंजेस होने के बाद जो एनालिसिस हम करेंगे, वो और बेहतर होगा बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन और बिजनेस का स्ट्रक्चर और बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दो काम करेंगे। एक तो हम लोग बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बांटेंगे, जो पहले आपको समझाए थे अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले, सोर्सेस ऑफ फिनेंस ऑन एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड, ठीक है। सर इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये तो एक बनेगा आपका रुपीस कलम, अमाउंट का कलम रहेगा। सर सोर्सेस क्या होगा, देखिए अगर आप शेयर इशू करोगे ना, तो इक्विटी शेयर इशू करने से जो पैसा आता है वो यहाँ पे आ जाएगा, इक्विटी शेयर इशू विथ प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा भी इधर आ जाता है, ठीक है। आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, तो वो भी आ जाएगा। आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग स्टार्ट देके अमाउंट जो है उसको बैठा रहे। आप बैंक लोन ले सकते हो, आप फिक्स एसेट को बेच सकते हो, सेल ऑफ फिक्स एसेट। यानी यहाँ पे सर क्या होगा, जो भी आपका पॉजिटिव है, जो भी आपका कैश इनफ्लो है वो आ रहा है यहाँ पे। दरअसल यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका कैश इनफ्लो आ रहा है। कहाँ कहाँ से कैश आ सकता है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। कैश का इनफ्लो हम लोग देख रहे हैं। और क्या देखेंगे, अगर हम बिजनेस करेंगे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी कुछ होगा ना, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन बिजनेस करते वक्त
कितना पैसा हमारे पास जनरेट हुआ बिजनेस करते हुए, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। अगर हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड ये सब अगर रिसीव किए तो वो भी इधर आ जाएगा। तो इतना सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे आते हैं। और सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम परचेस करेंगे, परचेस ऑफ फिक्स एसेट आएगा। रिडेम्पशन करेंगे, रिडेम्पशन क्या करेंगे, जो हमारा लोन है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रिडीम करेंगे, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसके साथ हम लोग देते हैं एंड टैक्सेस, जो इनकम टैक्स है वो भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, पेड टू बैंक लोन, आप जो बैंक लोन लिए, बैंक लोन ये डिबेंचर, उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा विथ प्रीमियम, आपको पेमेंट करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। सर अगर आप इंटरेस्ट दिए वो भी आ जाएगा, तो इंटरेस्ट डिविडेंड अगर ये सब हम लोग दिए वो आ जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट पेड आ गया यहाँ पे। तो ऐसे करते जो भी आपका खर्चा है वो आ जाएगा। सर दूसरा चीज़ क्या बनाएंगे, देखिए इसको अभी हम बंद नहीं किए, और एक चीज़ हम लोग बनाएंगे, उसको हम दूसरे पेज पे दिखाते हैं, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल का चेंजेस क्या है वो दिखेंगे। अब देखिए वर्किंग कैपिटल का चेंजेस दो होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। यानी आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस इंक्रीज भी हो सकता है, वर्किंग कैपिटल का पोजीशन डिक्रीज भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गया पिछला साल से इस साल, आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब है आप ज़्यादा करंट एसेट में इन्वेस्ट किए, आप ज़्यादा डेटर्स रॉ मटेरियल खरीदे, उससे ज़्यादा माल बनाए, स्टॉक में पहुंचा, वो माल ज़्यादा माल बनाओगे तो ज़्यादा बेचोगे, यानी आपका करंट एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इसलिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमेशा आपका एप्लीकेशन में आता है। समझ में आया? कोई अगर पूछे कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन क्यों है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो पैसा तो जा रहा है, तो आपका आउटफ्लो हुआ, ठीक है, ये आपका आउटफ्लो कॉलम है। और सर अगर डिक्रीज हुआ तो जाहिर सी बात है, डिक्रीज हुआ आपका लायबिलिटी तो गिर रहा है, लेकिन उसके चलते आपका फिनांस आ रहा है। सर फिनांस आने का मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, आपका लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी जो जिस सिंडिकेटर से आपको जितना पेमेंट जितना बेनिफिट मिलने वाला था, उसको आज आज उससे आप कम बेनिफिट मिल रहा है ना, तो इससे आपको क्या हो रहा है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यानी अगर वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज हुआ, वो एक हिसाब से आपका फंड का सोर्सेस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला वीडियो हुआ। दूसरा वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, चेंजेस वर्किंग कैपिटल चेक करेंगे। और कोई भी आप लोगों का डाउट हुआ, मेरा नंबर जो है उसमें आप लोग पर्सनली व्हाट्सअप कर देंगे ना देना।